ओके, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इम्यूनिटी का। दैट इज़ द चैप्टर 35 ऑफ द गाइडेंस। ठीक है, हमारी बॉडी में जब भी कोई फॉरेन एजेंट, कोई टॉक्सिन, बैक्टीरिया या कोई भी वायरस जो है वो एंटर हो जाता है तो वो क्या करता है कि हमारी बॉडी में डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को वो डैमेज करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अल्टीमेटली हमारी बॉडी जो है उसको रेजिस्ट करती है। ठीक है, और उस स्पेसिफिक जो हमारे पास बैक्टीरिया या वायरस एंटर हो गया है उसको हमारी बॉडी से ख़त्म करने की कोशिश करती है ताकि हमारी बॉडी सेफ़ हो जाए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, जो इम्यूनिटी है वो बेसिकली दो टाइप्स की होती है, इनेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक हो गया। तो इनेट इम्यूनिटी बेसिकली कौन सी होती है हमारे पास के हमारी बॉडी में जो पैदाइश है, हमारे बचपन से लेके अब तक एंड टिल डेथ हमारे पास जो एजेंट्स होते हैं बॉडी में, ठीक है, वो क्या कर रहे होते हैं कि हमारी जो दिफाई निज़ाम है, ठीक है, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमें एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये बेसिकली इनेट का क्या मतलब है, बिल्ट इन। ठीक है, यानी पहले से मौजूद है, इंट्रिंसिक है ये। ठीक है, हमारी बॉडी में पहले से मौजूद है, हमें इन्हें फर्दर एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, एडेप्टिव भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनेट को जो है वो स्पेसिफिकली जो है ये ऑल द टाइम एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, इन्हें एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट है स्पेसिफिक रीजन्स पे, लोकेशंस पे। तो वो क्या करते हैं कि फ़ौरन से बेशतर जो है जब भी कोई एजेंट आता है तो वो जो ट्रैवल करके उधर जाते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जबकि अडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि कोई जब स्पेसिफिक एंटीजन आएगा, ठीक है, एंटीजन भी डिस्कस करेंगे कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। जब कोई स्पेसिफिक एंटीजन आएगा तभी ये एक्टिवेट होंगे और ये अपना जो है रोल प्ले करेंगे आगे। अब इनेट इम्यूनिटी में डिफरेंट हमारे पास फैक्टर्स होते हैं। तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि इनेट इम्यूनिटी में बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो नंबर वन इज़ द फिज़िकल या केमिकल बैरियर हो सकता है वो कोई, या फिर केमिकल सब्सटेंसेस हो सकते हैं ब्लड में, या फिर इन्फ्लेमेशन के थ्रू भी इनेट इम्यूनिटी परफॉर्म होती है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन हमने वो डिटेल में डिस्कस भी किया था चैप्टर 34 में कि बेसिकली चार लाइंस ऑफ डिफेंस होती हैं हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट लाइन कौन बना रहा होता है, फिक्स्ड मैक्रोफेजेस। ठीक है, और जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस था, न्यूट्रोफिल्स बना रहे होते हैं। थर्ड जो हमारे पास एक्टिव मैक्रोफेजेस हैं या जो मोबाइल मोनोसाइट्स होते हैं वो बना रहे होते हैं। और फोर्थ लाइन्स ऑफ डिफेंस कौन बना रहा है कि वही एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस जब अगर ज़्यादा ज़रूरत होती है, अभी तक जो है वो एजेंट मौजूद है उसे निकालने के लिए, फिर फर्दर ये जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस है ये फर्दर ग्रैन्युलोसाइट्स प्रोड्यूस करता है और मोनोसाइट्स प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, तो इस तरह ये इन्फ्लेमेशन जो है ये भी कंट्रीब्यूट कर रही होती है इनेट इम्यूनिटी में। अब फिज़िकल या केमिकल बैरियर में कौन सा, ठीक है, ये अंडरस्टूड सी बात है कि फ़िज़िकल का जब हम नाम सुनते हैं फ़िज़िकल बैरियर का, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो चीज़ आनी चाहिए वो है स्किन। ठीक है, क्योंकि स्किन क्यों है, ठीक है, क्या है कि ये हमारे पास सबसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है बॉडी का जो कि इन्वायरमेंट से जो है एक्सपोज हो रहा है। ठीक है, ऑल द टाइम। ठीक है, और इस वजह से इसे बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव होना पड़ता है। इसमें जितने भी हमारे पास मैक्रोफेजेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं हमारे पास, जो स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू में मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं उनका क्या नाम होता है, हिस्टियोसाइट्स। ठीक है, तो क्या होता है कि स्किन, अब हमें पता है कि इसका एक्सपोजर जो है इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा हो रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो लाइन ऑफ डिफेंस जो फिजिकल बैरियर बना रहा होता है, जो इनेट इम्यूनिटी का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, वो है स्किन। ठीक है, जैसे ही फॉर एग्जांपल ये मेरी उंगली है, ठीक है, इधर फॉर एग्जांपल कोई सुई जो है वो चुभ गई है। ठीक है, तो क्या होगा कि उस नीडल में ज़ाहिरी बात है कि डिफरेंट जो है वो टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया मौजूद होंगे जो कि उस नीडल के थ्रू मेरी स्किन में, मेरे टिश्यू में एंटर हो गए हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि फ़ौरन से बेशतर जो हमारे पास हिस्टियोसाइट्स हैं वो उन्हें जो है डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्किन है, देन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, अब स्किन के बाद जो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर हमारी बॉडी में फॉरेन एजेंट्स का हो रहा होता है वो थ्रू हमारे फूड हो रहा होता है, प्लस इंस्पायर्ड एयर के थ्रू। ठीक है, तो क्या है कि हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स प्रेजेंट हैं कि जब भी कोई ऐसा टॉक्सिन आता है तो वो उन्हें किल कर देते हैं। ठीक है,
देन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगेन इंस्पायर्ड एयर से बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस का एक्सपोजर होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे पास लंग्स में एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं इन द एल्व्यूलाई, जो कि बेसिकली जिन्हें हम डस्ट सेल्स भी उनकी लोकेशंस की वजह से कह रहे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि फ़ौरन से बेशतर उनकी फेगोसाइटोसिस कर देते हैं। अब हमारे पास जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं ब्लड में वो कौन कौन से हैं, बेसिकली ये 5 टाइप्स के हैं, ठीक है। एक है हमारे पास लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या है, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को अटैक करता है और उसको किल करता है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास बेसिक पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। बेसिक पॉलीपेप्टाइड्स क्या करती हैं हमारे पास कि इनकी ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ये इनको स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉय करता है, बेसिक पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या है, एक सीरीज़ होती है पूरी, ठीक है, जिसके थ्रू डिफरेंट हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं और वो स्पेसिफिक अपने डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो टॉक्सिन्स को किल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 20 प्रोटीन्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स देन हम फर्दर डिटेल में भी पढ़ेंगे। देन नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स। नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं हमारे पास के ये रिकॉग्नाइज करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन सेल्स को, ठीक है। और जैसे कि हमारे पास टी हेल्पर सेल्स, टी किलर सेल्स होते हैं, ठीक है, इनका भी यही रोल होता है। लेकिन ये नेचुरल किलर लिम्फोसाइट जो है वो बेसिकली क्या करते हैं कि पहले कोई भी एंटर हुआ तो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और फिर उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे फॉरेन सेल को। इसके अलावा इनकी एक जो और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये ट्यूमर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक हो गया। देन हमारे पास है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन एक प्रोटीन है जो कि स्पेसिफिकली वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो लड़ती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास हेपेटाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो हेपेटाइटिस हमें पता है एक वायरस से हो रहा होता है, ठीक हो गया। तो क्या करते हैं हम कि उन पेशेंट्स को भी हम इंटरफेरॉन एक्सटर्नली भी दे रहे होते हैं, ठीक है। इंटरनली भी ये प्रेजेंट होता है लेकिन एक्सटर्नली उन पेशेंट्स में जो है इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से ये हम उन्हें इंटरफेरॉन जो है वो देते हैं ताकि वो उस वायरस के ख़िलाफ़ लड़ सकें। तो इंटरफेरॉन भी इनेट इम्यूनिटी का कंपोनेंट है जो कि वायरसेस के ख़िलाफ़ लड़ रही होती है। तो ये 5 केमिकल सब्सटेंसेस थे ब्लड के। अब आते हैं हम एडेप्टिव पे। तो एडेप्टिव में हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स होती हैं फर्दर, ठीक है। ह्यूमोरल हो सकती है एडेप्टिव इम्यूनिटी या फिर सेलुलर हो सकती है, ठीक है। सेलुलर को हम सेल मीडिएटेड भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ह्यूमोरल में क्या हो रहा होता है कि हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स जो हैं प्लाज्मा सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो रहे होते हैं और प्लाज्मा सेल्स देन फर्दर एंटीबॉडीज़ बनाते हैं अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीजन, ठीक है। और अगर सेलुलर या सेल मीडिएटेड की बात करें, अब हम इन्हें सेलुलर या सेल मीडिएटेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये डिफरेंट सेल सिक्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो टी लिम्फोसाइट है वो अपना रोल प्ले कर रहा होता है और ये 3 टाइप्स के जो हैं वो सेल्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल जिन्हें साइटोटॉक्सिक सेल भी कहते हैं, और रेगुलेटिंग टी सेल्स, ठीक है। तो ये 3 तरह के सेल्स जो है वो रिलीज़ कर रहा होता है और वो फर्दर जो है हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास जो बात आती है वो है एंटीजन की, ठीक है। कि हम जो है इस कंपोनेंट में यानी चैप्टर 35 में जो डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो है एंटीजन, क्योंकि जो चीज़ इनको रिलीज़ करवा रही है, ठीक है, इनको इनिशिएट करवा रही है, वो कौन है, एंटीजन है। तो एंटीजन बेसिकली क्या है कि इनकी एक दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक तो ये है कि ये जो है वो प्रोटीन्स होती हैं या पॉलीसेकेराइड्स होती हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारे पास जो एंटीजन है कोई भी ऐसा प्रोटीन है या कोई भी ऐसी पॉलीसेकेराइड है जो कि इनिशिएट करवाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी को, ठीक है। जब भी कोई एंटीजन आएगा, एंटर होगा, तो हमारी बॉडी में उसी स्पेसिफिक एंटीजन के ख़िलाफ़ एक एंटीबॉडी रिलीज़ होगी। और एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी हमेशा प्रोटीन इन नेचर होगी, ठीक है।
एंटीबॉडी क्या होगी, प्रोटीन इन नेचर होगी, जबकि एंटीजन क्या, प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो एक फॉरेन एजेंट है, ठीक है। तो वो ज़रूर लाजमी नहीं है कि प्रोटीन ही हो, ठीक है, हो गया। अब दूसरी बात है हमारे पास जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि एंटीजन का साइज़ या तो इक्वल टू, ठीक है, ऐसे डाल देती हूँ, या तो इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 8000 होगा, ठीक है, तभी ये जो है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी को रिलीज़ करवा पाएगी और एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है इनिशिएट करवा सकेगी, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 8000 होना चाहिए, तभी ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि एंटीबॉडी रिलीज़ करवाएगी, ठीक है। और बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होती हैं, ठीक है, और उन लार्ज मॉलिक्यूल्स को हम क्या नाम दे रहे होते हैं, एपिटोप्स का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। एपिटोप्स बेसिकली हम इस तरह से कहते हैं कि जब ये हमारे पास मॉलिक्यूल है एंटीजन का, ठीक है, तो इसकी सरफेस पे क्या होगा कि ये जो प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड के कंपोनेंट्स हैं, यानी अमाइनो एसिड या कोई भी ग्लूकोज या कोई भी एजेंट, ठीक है, पॉलीसेकेराइड या प्रोटीन का, वो इनकी सरफेस पे अटैच होगा बेसिकली, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या बना रही होती है, लार्ज मॉलिक्यूल्स एक तो होते हैं, और दूसरा ये कि इनकी सरफेस पे ये प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, एपिटोप्स का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें भी जो एंटीजन्स हैं उसके वेट के लिहाज से भी एक थोड़ी सी हमारे पास एक्सेप्शन है, वो ये है कि हेप्टेंस नाम के कुछ जो हैं वो एजेंट्स होते हैं, ठीक है, हेप्टेंस हम उन्हें नाम देते हैं, जो कि एंटीजेनिक भी नहीं होती, ना ही ये प्रोटीन होती हैं, ठीक है। एंटीजन क्यों नहीं होती, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या होता है, लेस देन 8000 होता है, ठीक है। ये साइन मैंने उल्टा डाल दिया था, ये मुझे इस तरह डालना चाहिए, ग्रेटर टू और इक्वल टू, ठीक है, इस तरह से होगा, ठीक है। तो हेप्टेंस कौन होंगे, जो कि मॉलिक्यूलर वेट जिनका क्या होगा, 8000 से कम होगा, ठीक है। इस वजह से ये एंटीजेनिक भी नहीं है और ये प्रोटीन भी नहीं होती हैं। दूसरी बात ये है कि ये हमारे पास क्या है, कोई ड्रग या किसी डस्ट, ठीक है, कोई भी डस्ट एंटर होगी है, या कोई केमिकल्स हैं, या एनिमल डैंड्रफ है, टॉक्सिन्स हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिकली हमारे पास हेप्टेंस में इंक्लूडेड हैं, ठीक है। क्या क्या है, कोई भी ड्रग्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, केमिकल्स हैं, डैंड्रफ जो होती है एनिमल की वो, कोई भी टॉक्सिन या इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, ये हमारे पास किस में इंक्लूडेड है, हेप्टेंस में इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये भी इम्यून रिस्पॉन्स को इलिसिट यानी इनिशिएट करवा सकते हैं, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स को ये भी इनिशिएट करवा सकते हैं, इस वजह से हमने इनका जिक्र यहाँ पे किया है। अदरवाइज़ इनका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 8000 है, तो इस वजह से हम उन्हें एंटीजेंस का नाम नहीं देंगे, बल्कि क्या, हेप्टेंस का नाम दे देंगे, ठीक है। ये एक इसमें जो है वो एक्सेप्शन है। अब हम इस डायग्राम को ज़रा देखते हैं कि इस डायग्राम में हमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। इस डायग्राम को समझने से हमारे जो है वो प्री प्रोसेसिंग का टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। अब क्या है हमारे पास कि हमें पता है कि हमारे पास जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रहे हैं, और कौन प्रोड्यूस करवा रहे हैं, हमारे पास जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, या जिन्हें हम मल्टीपोटेंट हीमोपोटिक स्टेम सेल्स भी कहते हैं। तो क्या होता है कि ये जो अनडिफ्रेंशिएटेड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स है, हमें पता है कि इनकी कैपेबिलिटी होती है कि ये डिफरेंट सेल्स में जो है वो डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम कंसर्न है सिर्फ अभी लिम्फोसाइट्स के साथ। तो लिम्फोसाइट्स कौन बनाएगा, हमारे पास ये जो प्लूरीपोटेंट या हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, ये हमारे पास लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स में डिफ्रेंशिएट होंगे, जिनकी देन फिर क्या होगा कि ये जो है वो कमिट हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ बी और टी लिम्फोसाइट्स के लिए, ठीक है। लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स वी हैव स्टडीड कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनाते हैं, हमारे पास बी और टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो क्या हुआ कि हीमोपोइटिक सेल जो है वो डिफरेंशिएट हो गए इन द लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल या लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ठीक है, अब लिम्फोसाइट्स जब बन गए, ठीक है, यानी टी और बी लिम्फोसाइट्स दोनों जब बन गए, ठीक है, तो ये डिफरेंट रीजन्स में जाने से पहले और अपना फंक्शन परफॉर्म करने से पहले क्या होंगे, इनकी प्री प्रोसेसिंग होगी। तो प्री प्रोसेसिंग क्या होती है बेसिकली, कि आप इस तरह समझो कि इनकी जो एक सलाहियत है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है, ताकि ये क्या करें कि बॉडी में अपनी ही प्रोटीन्स के ख़िलाफ़ लड़ने ना लग जाएं, बल्कि फ़ॉरेन एजेंट के ख़िलाफ़ लड़ें, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा
और दूसरी बात ये है कि प्री प्रोसेसिंग को अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले ये देखते हैं कि प्री प्रोसेसिंग इनकी होगी कहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारे पास लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल है, एक उससे निकल गया टी लिम्फोसाइट और एक उससे निकल गया बी लिम्फोसाइट। तो जो टी लिम्फोसाइट्स है उसकी प्री प्रोसेसिंग होगी थाइमस में, ठीक है। थाइमस हमें पता है कि लिम्फेटिक सिस्टम का एक कंपोनेंट है हमारे पास, ठीक है। तो क्या होगा कि थाइमस में इसकी प्री प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। और देन ये रिलीज़ होगा हमारे पास उस टिश्यू में, उस स्पेसिफिक एरिया की जानिब जहाँ पे वो एंटीजन ने अटैक किया था, और फिर उसको जो है ये उसके ख़िलाफ़ लड़ेगा, ठीक है, और उसको करेगा, ठीक है। और उधर भी पहले कैसे जाएगा कि हमारे पास थाइमस में इसकी प्री प्रोसेसिंग हुई टी लिम्फोसाइट की, देन ये लिम्फोइड टिश्यू में जो है वो स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। स्टोर हो जाते हैं यहाँ पे, फिर जब भी कोई एंटीजन अटैक करता है आके तो ये उसके ख़िलाफ़ लड़ते हैं। तो थाइमस नाम की वजह से भी इनका नाम जो है वो टी लिम्फोसाइट है, यानी थाइमस का जो टी है वो बेसिकली टी लिम्फोसाइट में इसी वजह से है कि ये टी जो है वो थाइमस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन हमारे पास जो बी लिम्फोसाइट हैं, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स की जो प्री प्रोसेसिंग होती है वो मिड फीटल लाइफ में, मिड फीटल लाइफ यानी कौन सी है हमारे पास, जो सेकेंड जेस्टेशन पीरियड है, यानी 4 से लेके 6 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। इस पीरियड में कहाँ पे हो रही है, लिवर में इसकी प्री प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। जबकि लेट फीटल लाइफ और आफ्टर बर्थ अंटिल डेथ, ठीक है। लेट फीटल लाइफ यानी जो हमारे पास थर्ड जेस्टेशन पीरियड है, डैट इज़ द 7 to 9 पीरियड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। और इसके बाद आफ्टर बर्थ से लेके डेथ तक इसकी जो प्री प्रोसेसिंग है वो कहाँ पे हो रही है, बोन मैरो ही में हो रही होती है, ठीक है। सिर्फ जो मिड फीटल लाइफ है उसमें जो इसकी प्री प्रोसेसिंग है वो लिवर में हो रही होगी। अब क्या हुआ कि इसकी प्री प्रोसेसिंग हो गई, देन ये क्या करेगा, लिम्फोइड टिश्यू में जो है वो ये भी स्टोर हो जाएगा। और ये सिंपली क्या करेगा, हमारे पास जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो तो डिफरेंट सेल्स रिलीज़ करते थे, ठीक है। लेकिन जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करते हैं, और इसके लिए ये सबसे पहले डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू दी प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स में पहले के डिफ्रेंशिएट होंगे होते हैं, और देन वो जो प्लाज्मा सेल है वो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करता है, ठीक है। और बी लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ये पहले जो है बर्ड्स में डिस्कवर हुई थी, और बर्ड्स में भी एक ऑर्गन है, स्पेशल प्री प्रोसेसिंग ऑर्गन है उनका, डेट इज़ नोन एज बर्सा ऑफ फेब्रिशियस, ठीक है। तो ये बर्सा ऑफ फेब्रिकियस की वजह से जो बी है, बी लिम्फोसाइट का, डेट रिप्रेजेंट्स द बर्सा ऑफ फेब्रिकियस, ठीक है। तो इस वजह से ये भी जो है उसका नाम रिप्रेजेंट कर रही है अपने स्पेसिफिक ऑर्गन का, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से इनकी जो है वो इन स्ट्रक्चर्स में प्री प्रोसेसिंग होती है। अब प्री प्रोसेसिंग के दौरान होता क्या है कि प्री प्रोसेसिंग के दौरान जो हमारी बोन मैरो है बी लिम्फोसाइट्स के केस में, और जो थाइमस है टी लिम्फोसाइट्स के केस में, वो क्या करता है कि इनकी डिफरेंट जो है वो एंटीजन को का एक्सपोजर करवाता है, जिसके ख़िलाफ़ जो है ये इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास क्या करता है कि ये बॉडी में जितनी भी प्रोटीन्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं बॉडी टिश्यूज़ में, ठीक है, उनका एक्सपोजर करवाता है, ताकि ये उनको रिकॉग्नाइज कर ले, और जब लिम्फोइड टिश्यू में ये स्टोर हो जाए और देन अपना फंक्शन परफॉर्म करे, तो ये उनको ना मारना शुरू कर दे कि जो है वो बंदा खुद ही मर जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि ये उनको मारना शुरू कर दे। तो ये क्या करता है कि उनको एक्सपोज करवाता है डिफरेंट जो बॉडी प्रोटीन्स है, जिनको हम सेल्फ एंटीजेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। उन उनकी रिकॉग्निशन के बाद क्या होता है हमारे पास कि ये लोग जो हैं उस स्पेसिफिक एंटीजन को जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और उनको फिर फर्दर जो है हार्म नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। वो भी किस तरह से होता है कि 90% ऑफ द जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो हमारे पास क्या करते हैं कि उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है और बॉडी में वो रिलीज़ नहीं करते, ठीक है। ओनली 10% ऑफ द सेल हैं जो हमारे पास अपनी जो बॉडी प्रोटीन्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो रिएक्ट नहीं करते, और उनको रिकॉग्नाइज़ करके सिंपली जो है वो रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं और उनको कोई हार्म नहीं पहुंचाते। तो बॉडी क्या करती है, उनको देन लिम्फोइड टिश्यू में स्टोर करवा देती है और फिर उनका फंक्शन परफॉर्म करवाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास प्री प्रोसेसिंग होती है, ठीक हो गया। अच्छा, जो दूसरी बात है वो ये है हमारे पास कि
एक स्पेसिफिक एंटीजन के ख़िलाफ़ जो है एक ही एंटीबॉडी होगी, ठीक है। यानी कि स्पेसिफिक एंटीजन जो है डिफरेंट जो प्री प्रोसेसिंग के दौरान, ठीक है, स्पेसिफिक एक एंटीजन के ख़िलाफ़ उसने एक एंटीबॉडी बना दी, ठीक है। तो इसी तरह जितने भी एंटीजन्स होंगे उसके ख़िलाफ़ जो है सारी एंटीबॉडीज़ हमारे पास मौजूद होंगी, स्टोर्ड होंगी इन द लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। और बेसिकली क्या होगा हमारे पास कि ये जो जो हमारे पास लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, तो जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी एक बना लेते हैं हमारे पास स्पेसिफिक एंटीजन के लिए, देन ये फर्दर एक क्लोन बना लेते हैं लिम्फोसाइट्स का, ठीक है, ताकि ये एक एंटीजन के ख़िलाफ़ जो है वो मज़ीद जो है वो पुरअसर होकर लड़ सकें, ठीक है। तो वो क्लोन जब होगा एंटीबॉडीज़ का तो वो एंटीजन पे ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो अटैक कर पाएगा और उन्हें डिस्ट्रॉय कर पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सारा हमारा प्री प्रोसेसिंग का। अब हम ये देखते हैं कि ये जो अभी हमने बात की कि क्लोन्स बनते हैं लिम्फोसाइट्स के, तो ये क्लोन्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है। हमारे क्या होता है हमारी बॉडी में कि ज़ाहिरी बात है कि कोई भी प्रोटीन, कोई भी स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, उसका एक जीन होती है, ठीक है। जितनी भी प्रोटीन होती हैं, जीन क्या कर रही होती है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को इनकोड कर रही होती है, ठीक है, अमाइनो एसिड्स को, जो कि फर्दर हमारे पास प्रोटीन बना रही होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी जीन्स हैं, लेकिन अब हमें ये पता है कि हमारी बॉडी में इतनी जीन्स तो प्रेजेंट नहीं है, जबकि जो हमारे पास टी और बी लिम्फोसाइट्स हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस होते हैं। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में टी और बी लिम्फोसाइट्स बनाने के लिए जो पूरा का पूरा जीन नहीं होता, बल्कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड होती है, जिनको हम जीन सेगमेंट्स का नाम देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और काफ़ी ज़्यादा टुकड़े होते हैं हमारे पास, जो कि हमारे पास फर्दर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे होते हैं टी और बी लिम्फोसाइट्स की, ठीक है। इसी वजह से हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास पूरा का पूरा इनका क्लोन बन जाता है, यानी हमारे पास जो है इन छोटे टुकड़ों की निस्बत क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टी और बी लिम्फोसाइट्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो जाते हैं और देन वो आगे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ, ठीक हो गया। देन अब ये क्लोन्स प्रोड्यूस हो गए, ठीक है, लिम्फोसाइट के, और ये हमारे पास स्टोर हो गए इन द लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। अब इन्हें एक्टिवेट करने का क्या तरीका है, क्या मैकेनिज़्म है, वो हम देखते हैं, ठीक है। मैकेनिज़्म हम देख रहे हैं फॉर एक्टिवेटिंग लिम्फोसाइट क्लोन, ठीक है, मैकेनिज़्म। अब क्या होगा हमारे पास कि इस मैकेनिज़्म में बेसिकली 3 से 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बोला था कि जो टी और बी सेल्स हैं, ठीक है, उनमें क्या होगा कि उन्होंने स्पेसिफिक एंटीजन के ख़िलाफ़ जो है वो एंटीबॉडी बनाई हुई है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो टी सेल्स हैं उनमें भी हमारे पास रिसेप्टर होंगे उस स्पेसिफिक एंटीजन के लिए, ठीक है। तो अगर हम बी सेल की बात करें, ठीक है, बी लिम्फोसाइट की बात करते हैं, तो क्या होता है हमारे पास कि इनकी जो मेम्ब्रेन की सरफेस होती है वहाँ पे इनकी एक कैपेबिलिटी होती है कि इनकी सेल सरफेस मेम्ब्रेन पे अबाउट 1 लाख एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनकी सरफेस पे, ठीक है। ये मैंने जैसे रफ से बनाए, ठीक है, अबाउट 1 लाख एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो जैसे ही हमारे पास कोई जो है वो एंटीजन आएगा तो क्या करेगा कि वो स्पेसिफिक अपनी एंटीबॉडी के साथ अटैच हो जाएगा और देन उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास टी सेल है, टी सेल की भी ये कैपेबिलिटी होती है कि उनकी जो सेल सरफेस मेम्ब्रेन है वहाँ पे सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, ठीक है, या जिन्हें हम टी सेल रिसेप्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अगेन जब कोई एंटीजन आया तो वो अपनी स्पेसिफिक जो रिसेप्टर है उसके साथ अटैच हुआ और उसकी डिस्ट्रक्शन हो गई, ठीक है। नंबर 1 ये था। दूसरा हमारे पास मैक्रोफेजेस जो हैं वो रोल प्ले कर रहे हो। तो मैक्रोफेजेस कैसे रोल प्ले करते हैं, ठीक है, पहले में तो हमने देख लिया कि स्पेसिफिक एंटीजन ने जो है इन्हें इनिशिएट किया था। मैक्रोफेजेस क्या करेंगे कि हमारे पास जब भी कोई आ जाएगा एंटीजन हमारी बॉडी में, ठीक है, तो सबसे पहले मैक्रोफेज क्या करेगा कि उसकी फेगोसाइटोसिस करेगा, ठीक है। फेगोसाइटोसिस के बाद ये एक प्रोटीन से अटैच होता है, डैट इज़ नोन एज मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2,
ठीक है। इसके साथ अटैच होने के बाद ये जो उसके फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, फेगोसाइटोसिस के बाद हमें पता है कि जो एंटीजन है उसको फ्रेगमेंट्स में ये कर देती है। उसकी जो लाइसोसोम है बेसिकली क्या करता है कि उसकी डिस्ट्रक्शन को उसकी फेगोसाइटोसिस करता है, ठीक है, अपने एंजाइम से रिलीज़ करवाता है और उसकी डाइजेशन करता है, ठीक है। डाइजेशन के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में वो डाइजेस्टिबल पार्टिकल्स बन जाते हैं, ठीक है, तो जिन्हें हम पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स हैं ये वो मैक्रोफेज देन क्या करेगा कि पेश कर देगा ऑन दी सेल मेम्ब्रेन ऑफ द लिम्फोसाइट को, ठीक है, और फिर वो आगे फर्दर अपना फंक्शन परफॉर्म कर देगी। अच्छा, एंटीजन में एक बात मैं बताना भूल गई कि जो हमने कहा था कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है एंटीजन की, कि उसका मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू या ग्रेटर देन 8,000 होता है, तभी वो एंटीजन कहलाएगा और वो इनिशिएट करवाएगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। लेकिन उससे जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, ठीक है। तो एक तो हमने नाम दिया था हेप्टेंस का, ठीक है। वो डिफरेंट तरह के हमारे पास जो है वो सब्सटेंसेस, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जितने भी सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, ऑल्दो वो एंटीजन्स नहीं कहलाएंगे, ठीक है, और ना ही वो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को सॉरी इनिशिएट करवाएंगे, बल्कि क्या करेंगे कि वो जो पार्टिकल्स हैं हमारी इन्नेट इम्यूनिटी को इनिशिएट करवाएंगे और फेगोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिल्स, जितने भी ग्रेन्युलोसाइट्स हैं प्लस मोनोसाइट्स वो इनकी जो है डिस्ट्रक्शन कॉज करवाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये नहीं है कि मॉलिक्यूलर वेट इतना ही है तो वो हमारी बॉडी जो है रिएक्ट करेगी, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट जितना भी हो हमारे पास, ठीक है, जो भी हमारे पास पार्टिकल हो उसके ख़िलाफ़ जो है हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, लेकिन स्पेसिफिक जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए हमने कहा है वो एंटीजन है, और एंटीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 8,000 और मोर है, ठीक है। उससे जो लेस वाले होंगे उनको हम एंटीजन का नाम नहीं देंगे और वो कौन उनकी डिस्ट्रक्शन करवाएगा, इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। तो बेसिकली अब मैक्रोफेजेस, ठीक है, हमें पता है कि डिफरेंट हमारी स्किन में प्रेजेंट हैं, एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है, लिवर में हैं, स्प्लीन, लिम्फ नोड, जहाँ जहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, ये साइनसेस में मौजूद हैं और ये फेगोसाइटोसिस करेंगे और MHC2 यानी मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 के साथ जो है वो इसको लिम्फोसाइट को दे देंगे आगे, ठीक है, क्योंकि सेल टू सेल कम्युनिकेशन हो रही होती है, ठीक है, तो ये आगे लिम्फोसाइट को भेज देंगे। अच्छा, दूसरा इनका एक और भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि ये हमारे पास हमारी बॉडी में इंटरल्यूकिन 1 भी रिलीज़ करवा रहे होते हैं, जो कि फर्दर प्रोलिफरेशन और ग्रोथ करवा रहा होता है लिम्फोसाइट्स की, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट जो है प्रोड्यूस करवा रहा होता है एट द टाइम ऑफ अटैक ऑफ एंटीजन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारी बॉडी में जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो कैसे एक्टिवेट हो रहे होते हैं कि हमारे पास जो टी हेल्पर सेल्स हैं, ठीक है, टी लिम्फोसाइट का जो एक सेल है हमारे पास दैट इज़ नोन एज टी हेल्पर सेल, वो क्या है कि डिफरेंट लिम्फोकाइंस जो है वो रिलीज़ करवा रहा होता है, ठीक है, और ये लिम्फोकाइंस आगे फर्दर जो है एक्टिवेट कर रहे होते हैं बी लिम्फोसाइट को, ठीक है। तो एंटीबॉडी से तो स्टिमुलेट हो रहा होता है, बट ये जो है वो टी हेल्पर सेल भी इनकी एक्टिवेशन करवा रहे होते हैं और ये भी एक कंसिडरेबल अमाउंट में एक्टिवेशन करवा रहे होते हैं, ठीक है। और ये भी देखा गया है कि अगर ये एक्टिवेशन नहीं करवाते तो इनकी अमाउंट जो है स्पेसिफिकली कम प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं इनकी एक्टिवेशन का।